नेपाल में आम चुनाव के बाद सरकार गठन को लेकर पिछले 1 महीने से सियासी संकट जारी है। 89 सीट्स जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद नेपाली कांग्रेस जो है वो अब तक सरकार बनाने का दावा पेश नहीं कर पाई है। इसकी वजह क्या है? पूर्व प्रधानमंत्री और माओइस्ट सेंटर के प्रमुख पुष्प कमल दहल प्रचंड। ये नाम ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि पूरा का पूरा वीडियो इस नाम पर बेस्ड है। 2015 में संविधान लागू होने के बाद से अब तक नेपाल में 5 बार प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। हाल ही में हुए चुनाव में नेपाल की जनता ने कांग्रेस और माओइस्ट सेंटर वाली गठबंधन को पूर्ण बहुमत दिया, जिसके बाद माना जा रहा था कि सरकार स्थिर रहेगी और 5 साल तक काम करेगी। नेपाल पॉलिटिक्स में किन किन पार्टियों का असर है, जरा एक बार ये भी जान लेते हैं। लोकतंत्र लागू होने के बाद नेपाल में कई राजनीतिक पार्टियों का गठन हुआ। इसमें शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस हो, फिर केपी शर्मा ओली की सीपीएन, प्रचंड की माओइस्ट सेंटर, माधव नेपाल की यूनिफाइड सोशलिस्ट और उपेंद्र यादव की पीएसपीएन है। इसके अलावा कई छोटी छोटी पार्टियां भी नेपाल पॉलिटिक्स में दखल करती रहती हैं। इनमें है रवि लक्ष्मीमाने की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, महंत ठाकुर की लोकतांत्रिक समाजवादी शामिल है। नेपाल में चुनाव कैसे होते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। नेपाल असेंबली को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। 275 सीट्स में से 165 सीट्स पर डायरेक्ट चुनाव कराए जाते हैं, जबकि 110 सांसदों को लोकल रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। दोनों के चुनाव में इस बार नेपाली कांग्रेस नीत गठबंधन ने बाजी मारी है। फिर संकट क्यों जारी है? इसकी 3 वजहें हैं। पहला है, प्रचंड की जो नजर है वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड ने प्रधानमंत्री कुर्सी पर दावा ठोक दिया है। प्रचंड का कहना है कि पहले 2.5 साल उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले। नेपाली कांग्रेस के नेता इसके लिए तैयार नहीं है। हालांकि चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच 2.5 साल के लिए प्रधानमंत्री बनाने का समझौता जो है वो हुआ था। दूसरा क्या है? सरकार में भागीदारी का मसला। गठबंधन दलों में सत्ता में भागीदारी को लेकर रस्साकशी अभी भी जारी है। यूनिफाइड सोशलिस्ट पार्टी ने राष्ट्रपति कुर्सी और माओइस्ट सेंटर में उपराष्ट्रपति पद पर दावा किया है, जिसे सुलझाना आसान नहीं है। तीसरी वजह, नेपाली कांग्रेस में लामबंदी। नेपाली कांग्रेस के भीतर ही प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के खिलाफ पार्टी के नेता लामबंद हो गए हैं। कद्दावर नेता शेखर कोइराला और गगन थापा ने मिलकर पार्टी में आंतरिक चुनाव कराने की मांग कर दी है। नेपाल मीडिया के मुताबिक दोनों की लामबंदी ने देउबा की जो टेंशन है ना वो थोड़ी सी बढ़ा दी है। भारत के लिए चिंता की बात क्यों है? 3 पॉइंट्स में समझिए। भारत और नेपाल के बीच 2021 में काला पानी और लिपुलेख दर्रा को लेकर विवाद हुआ। उस वक्त चीन समर्थक ओली जो हैं वो प्रधानमंत्री थे। ओली की सत्ता जाने के बाद देउबा प्रधानमंत्री बने। देउबा भारत समर्थक हैं। ऐसे में विवाद अभी शांत है। भारत और नेपाल के बीच कई व्यापारिक समझौते हैं। अगर वहां देउबा के बजाय ओली की पार्टी की सरकार बनती है तो मुश्किलें जो हैं वो खड़ी हो सकती हैं। चीन के चंगुल में फंसकर ओली कुछ भी फैसला कर सकते हैं। सीमाई इलाकों के लोगों की मांग को लेकर भारत लगातार मुखर है। नेपाल में मधेश को बहुत से अधिकार नहीं है। देउबा ने इसे हल करने की बात कही है। अब एक बार जानते हैं प्रचंड कौन है, नेपाल पॉलिटिक्स पर इनका कितना असर है। 1954 में नेपाल के चितवन में जन्मे पुष्प कमल दहल की राजनीतिक शुरुआत माओवादी आंदोलन से हुई है। 18 साल की उम्र में ही प्रचंड माओवादी आंदोलन से जुड़ गए और गोरखा जिले की कमान जो है वो उन्होंने संभाल ली थी। नेपाल की शाही सरकार से वारंट निकलने के बाद करीब 12 सालों तक प्रचंड अंडरग्राउंड रहे हैं। 1990 के दशक में माओवादियों और सरकार के बीच समझौते के बाद प्रचंड बाहर आए। 1992 में प्रचंड को नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बनाया गया। 2008 में प्रचंड पहली बार प्रधानमंत्री बने। हालांकि 9 महीने के भीतर ही इन्हें इस्तीफा देना पड़ गया था। इसकी क्या थी बड़ी वजह? इसकी बड़ी वजह मधेश आंदोलन था। 2016 में प्रचंड ने दूसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली, लेकिन संविधान को लेकर हुए बवाल की वजह से उन्हें इस बार भी इस्तीफा देना पड़ा। प्रचंड की पार्टी नेपाल के तराई इलाकों में गहरा असर रखती है। बागमती और करनाली इलाके में मजबूत पकड़ होने की वजह से ही प्रचंड हर चुनाव के बाद किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं। कभी चीन के करीबी, अब भारत के साथ माओवादी आंदोलन के समय से ही प्रचंड पर चीनी नेता माओ त्से का गहरा प्रभाव था। नेपाल में जब लोकतंत्र आया तो प्रचंड चीन सरकार के करीब हो गए। हालांकि चीन के करीब होने के बावजूद उन्हें नेपाल में ज्यादा दिनों तक सत्ता नहीं मिल पाई।
2021 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी ओली की वजह से भारत और नेपाल के बीच विवाद हुआ तो प्रचंड ने समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। उस वक्त प्रचंड को मनाने के लिए नेपाल में चीनी राजदूत काफी सक्रिय रही, लेकिन प्रचंड ने देउबा को समर्थन दे दिया। वेट एंड वॉच में ओली दावा ठोक सकते हैं, इस पे भी नजर डालते हैं। 2021 में सत्ता से रुखसत होने के बाद केपी शर्मा ओली पूरे दमखम के साथ इस बार चुनाव मैदान में उतरे थे। चुनाव में उनकी पार्टी को 78 सीटें मिली, साथ ही उनके गठबंधन सहयोगी पीएसपीएन ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की है। ऐसे में अगर देउबा और प्रचंड में बात नहीं बनती है तो ओली सरकार बनाने का दावा भी ठोक सकते हैं। सरकार किसकी बनेगी ये भी बताते हैं। चीन की जो नजर है वो नेपाल में सरकार किसकी बनेगी इस पर भारत और चीन दोनों की नजर है। दरअसल चीन ने 2017 में नेपाल से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समझौता किया था। इस समझौते के तहत तिब्बत के ल्हासा से काठमांडू तक सड़क और रेल लाइन का निर्माण होना है। चीन ने 2021 में एक बयान में कहा कि नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता की वजह से ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा है। ये खबर हमारे लिए लिखी है अवनीश मिश्रा ने। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।